प्रतापगढ़ी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। डगरवा की सरजमीन को सलाम करता हूं, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं, जो सुबह सुबह अपनी नींद कुर्बान करके जल्दी जल्दी भाग के आए। क्योंकि आज दिन में 4-5 सभाएं थी, तो मैंने हाजी साहब से ये कह दिया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, हो सके तो लोगों को जल्दी बुला लीजिएगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी विधानसभा में आऊं। रात में प्रोग्राम थोड़ा इधर उधर हो रहा था, आना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हाजी साहब का जलवा इतना है कि इनके लिए तेजस्वी यादव जी का मुझे रात में फोन आया और उन्होंने कहा इमरान भाई मैं कल हो के वहां आया हूं, आपका जाना जरूरी है, आप भी हो करके आइए ताकि हमारा प्रत्याशी जीत के आए, और जीत आए तो हम उसके लिए कुछ आगे तक सोचें। बायसी वालों, मेरा नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, लेकिन मेरा घर आजकल बायसी में है। मैंने बायसी में घर ले लिया है, तो इसलिए मैं आपके लिए बाहर ही नहीं हूं, मैं आपके लिए कहीं दूर से नहीं आया। मैं आपसे 2-3 छोटी छोटी बातें करने आया हूं, कुछ संजीदा बातें। यहां तमाम ऐसे नौजवान दोस्त खड़े हैं, थोड़ी देर रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग भी करने दीजिए, हट जाएंगे वो, फोटो खींच के हट जाए। आ जाओ, तुम इधर आ जाओगे, शिव कुमार जी इधर आ जाइए। पीछे वाले कोई भी हमारे और अपने बीच में कोई दीवार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत है। हाजी साहब आपके पुराने साथी हैं, पुराने विधायक हैं, किसी के लिए रिश्ते में चाचा लगते होंगे, किसी के रिश्ते में भाई लगते होंगे, तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए वालिद की तरह होंगे, तमाम ऐसे नौजवान हैं जिनके लिए भाई होंगे। उनके लिए बड़ी लंबी प्लानिंग की गई है कि किस तरह से उन्हें हराया जा सके। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कह रहा हूं। यहां पे एक पार्टी आकर के जो चुनाव लड़ रही है, जो हैदराबाद से आई है, वो आपको पता है कि किसके गठबंधन में चुनाव लड़ रही है? मायावती के गठबंधन में। बिहार में उनका गठबंधन किससे है? मायावती से। और वो किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं आपको पता है? उपेंद्र कुशवाहा को। अब 1 मिनट के लिए मायावती जी को जरा सुनिए। समाज के लोग इसको ज्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है, और कट्टरपंथी जो मुसलमान है इसके ऊपर चुनाव ना जीत जाए, तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। क्या कह रही है? कि बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। एक इनका, एक मायावती जी का कल का बयान पर 4 दिन पहले का सुनिए। पार्टी के विधायकों को, इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी बनने किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। देखिए, ये बहुत सिंपल बातें आपको बता रहा हूं। बस होता क्या है कि ओवैसी साहब आते हैं आपके सामने, जज्बाती बातें कर देते हैं और मेरे नौजवान दोस्त नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाने लगते हैं। मैं आपके जज्बे की भी कद्र करता हूं, आप नौजवान साथी हैं, आप जो भी करते हैं मैं जानता हूं आपके अंदर दिल में जो है वो कौम है, आप चाहते हैं कौम की भलाई हो, कौम की अच्छाई हो, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके सामने झूठ कितना बोला जा रहा है। और उस झूठ को जरा 1 मिनट, मैं 1 मिनट आपका और वक्त लूंगा। मैं बता रहा हूं कि सरापा फरिश्ता जैसे लगने वाले लोग आकर के किस तरह से सियासी झूठ बोलते हैं, जरा सुनिएगा। खून की जरूरत थी तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो मैंने कहा मेरा है, तो बोले आइए मेरे साथ आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन 1 नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया। कितना खून दिया? 15 बोतल। ये नहीं है खून। किसी भी डॉक्टर से पता करवा लीजिए, अलग ऐलान कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी डॉक्टर किसी भी हट्टे कट्टे तंदुरुस्त इंसान से भी 1 बोतल के बाद दूसरा बोतल खून लेने को तैयार नहीं हो सकता। मेडिकल कहता है 15 बोतल खून तो इंसान के शरीर में होता ही नहीं, पानी ज्यादा होता है इंसान की बॉडी में, लेकिन हजरत अल्लाह को गवाह बना के क्या कह रहे हैं कि मैंने 15 बोतल खून दिया। और उसमें आगे यह भी कह रहे हैं कि मैं हर बोतल खून निकालने के बाद लेकर के दौड़ के मरीज के पास जाता था। मैंने पूरा नहीं सुनाया,
गुलाबी झूठ। पिछले 4 दिन से मुझे पूरी सोशल मीडिया टीम लगा दी गई और गालियां दिलवाई जा रही, मां बहन की गालियां। अल्लाह रसूल के नाम पर वोट मांगने वाले लोग, उनका दूसरा चेहरा यह है कि सोशल मीडिया पर जो भी उनके खिलाफ उनसे सवाल करेगा उसको मां बहन की गालियां दिलवाएंगे। कौन सी सियासत है ये? आप अपनी सियासत कर रहे हो, मैं अपनी सियासत कर रहा हूं। मैं जिस पार्टी में हूं उस पार्टी की हिमायत में खड़ा हूं, तो क्या उस पार्टी की हिमायत करना दलाली और गद्दारी है? आप मुझे बताइए। 3 दिन पहले अख्तरुल ईमान साहब ने अपने फेसबुक पेज पर मेरे एक वीडियो डाल के लिखा कि इमरान तुम कांग्रेस के दलाल हो। आप मुझे बताइए, अगर मैं कांग्रेस पार्टी में हूं तो क्या मैं दलाल हूं? और अगर मैं कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने की वजह से दलाल हूं, तो अख्तरुल ईमान साहब, पहले तो आप लालू जी का हाथ पकड़ के चलते थे, उनकी पार्टी से विधायक थे आप, इसका मतलब लालू जी के दलाल थे? सवाल जायज है मैंने। उसके बाद जब लालू जी की पार्टी छोड़ी तो आपने नीतीश कुमार का दामन पकड़ लिया और मौलाना असरारुल हक जैसे इंसान के खिलाफ आप टिकट लेकर के आए, बीच में चुनाव छोड़ के भाग गए, और फिर उधर हैदराबाद से पैकेज ज्यादा बड़ा मिलने लगा तो आप उनके साथ हो गए। कौन सी सियासत कर रहे हैं? मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये कहता हूं कि असद साहब, आप पूरे सीमांचल में घूम के कह रहे हैं ये बातें। आज मैं बहुत जज्बाती होकर नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत समझदारी से कह रहा हूं कि वो ये यहां घूम के कह रहे हैं ना कि भाजपा से निजात दिलाएंगे, फासिस्ट ताकतों से निजात दिलाएंगे, यही कह रहे हैं ना। मैं मोदी के खिलाफ खड़ा हूं, यही कह रहे हैं ना। मैं मोदी को हटाना चाहता हूं। कैसे हटाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप जिस हैदराबाद से आते हैं, आपका दारुस्सलाम जिस जगह पे मौजूद है वहां का विधायक भाजपा का है। पहले उस राजा सिंह को हटा लीजिए, फिर यहां आकर के बड़ी बड़ी बातें पता कर लीजिएगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पे और भेज भी दीजिएगा। हो सकता है नीचे आकर के कुछ उनके समर्थक गालियां भी दें, गालियां सुन लीजिएगा, लेकिन सवाल पूछिएगा कि असद साहब, आप पूरे हिंदुस्तान में जाकर के लोगों से ये कहते हैं कि हम भाजपा को हराने निकले हैं। अरे आप जिस जगह के सांसद हैं, जहां आपकी पार्टी का हेडक्वार्टर है, वो दारुस्सलाम जिस जगह मौजूद है वहां का विधायक भाजपा का है। अगर हिम्मत है तो उस राजा सिंह को पहले हटा लीजिए जो आपको गालियां देता है हैदराबाद में खड़ा होकर के। उसको पलट के आप गाली नहीं दिलवा सकते, क्योंकि जानते हैं दोनों का खेल, सांप और छछूदर का खेल ही ऐसा होता है। वो भाजपा को गाली देंगे, भाजपा उनको गाली देगी। 2014 से पहले बासी वालों, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, वो बुजुर्ग भी बैठे हैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों ने आजादी के समय बंटवारे का दर्द भी महसूस किया है। मुझे बताओ, एक नजीर बता दो कि 2014 में मोदी की हुकूमत आने से पहले इस तरह से गाय के नाम पर सड़क पर किसी भी मुसलमान का कत्ल कर दिया जाता रहा हुआ है कभी? मुझे बताओ। कमियां हर हुकूमत में होती हैं, गलतियां कांग्रेस से भी हुई होंगी, गलतियां आरजेडी से भी हुई होंगी, कोई दूध का धुला नहीं। लेकिन यह कहना कि कांग्रेस से अच्छी बीजेपी है, बीजेपी से खराब कांग्रेस है, यह कहां तक की इंसाफी है? कल तेजस्वी जी ने कोचाधामन में एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आए हैं, हम तो ऑलरेडी यहां पर भाजपा और नीतीश से लड़ रहे हैं, हमें यह लगा था कि वो आएंगे, हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन वो तो बीजेपी के पाले में खड़े हो गए हैं और हालत यह है कि हमें हराने की पूरी कवायद कर रहे हैं। मेरे भाई, 2 बातें समझ लो। सुभान साहब पुराने आदमी है, लालू जी के साथी थे, उनके बेटे की उम्र का एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो इनका एहतराम करेगा, इनकी इज्जत करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि ये इस बार मंत्री बनेंगे अगर आपने इनको जिता दिया तो। अब जो बड़ी तकरीरें हो रही, मैंने जो कि हाथ में खड़े होकर के कह दिया कि असद साहब आप इत्तेहाद की बातें करते हैं, कौम में इत्तेहाद पैदा होना चाहिए। ये कौन सा इत्तेहाद है कि तस्लीमुद्दीन साहब के 2 सगे बेटों को आपने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया? कौन सा इत्तेहाद है? आप मुझे बताओ ना, क्या ये इत्तेहाद है? भाई ठीक है, टिकट कट गया था, किन्हीं वजहों से टिकट कट गया था शहनवाज का। हो सकता है कि एमएलसी बना देती राजद उसको, भविष्य में वो भी विधायक बन जाता, दूसरा बेटा भी विधायक बन जाता। अब तो हालत यह है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं भाजपा ना जीत जाए। तो एक कोशिश तो वही चल रही है ना। मैं उत्तर प्रदेश से आया, मेरे उत्तर प्रदेश में भी गए थे, 36 सीट पे चुनाव लड़ा। ओवैसी साहब की पार्टी ने 36 सीट पे चुनाव लड़ा, और 36 सीट पे जिस भी जिले में चले गए,
और हरा हरा झंडा लहरा के नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा के सियासी जलसे को मजहबी जलसा बना दिया। वहां से बीजेपी क्लीन स्वीप करके जीत गई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एनआरसी के आंदोलन में 21 नौजवान मारे गए। जो असद साहब संभल में खड़े होकर के कहते थे कि मेरा कैंडिडेट लड़ रहा है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी मुझे आवाज देना, हैदराबाद से दौड़ के आऊंगा। उसी संभल में जहां पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट इनके कैंडिडेट को मिला था, जीता वो भी नहीं था लेकिन सबसे ज्यादा वोट मिला था, उसी संभल में पुलिस ने नौजवानों के सीनों पे सीधे गोलियां मारी, 3 लाशें बिछी। असदुद्दीन ओवैसी साहब झांकने नहीं आए, झांकने 21 नौजवानों की लाशें बिछी। एक के साथ भी अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक की मां के भी आंसू पहुंचते हुए अपनी तस्वीर दिखा दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं। बायसी वालों, इस खेल को समझो। 2013 में एक तकरीर वायरल होती है निर्मल से, तुम 100 करोड़ हो, हम 15 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका फायदा किसको मिलता है? उसका फायदा मिलता है बीजेपी को। वो दरअसल मुसलमानों को एकजुट करने नहीं आए हैं, वो उस तरफ वाले वोटरों को एकजुट करने आए हैं ताकि उधर का वोटर एकजुट होकर के भाजपा को और नीतीश को एक मुश्त वोट कर दे ताकि भाजपा जीत जाए। मैं क्यों खड़ा हूं? मैंने उनकी हिमायत में नज्म लिखी है। जब मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था, मैंने सियासत नहीं ज्वाइन करी, तो मैंने नज्म लिखी। आजकल उसी का वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनके पास और बजाने को कुछ है नहीं तो मेरी नज्में ही बजा करके काम चला रहे हैं। मैंने हिमायत में नज्म लिखी, लेकिन आज मैं इसलिए खड़ा हूं खिलाफ क्योंकि मैंने देखा है, लाशें उठाई हैं मैंने। मैं एनआरसी के आंदोलन में, आप तो एक कागज का टुकड़ा फाड़ करके पार्लियामेंट में किनारे हो गए, लेकिन उसके बाद जब हमारी माएं बहनें कड़कती ठंड में पूरे हिंदुस्तान में बैठी रहीं तो फिर किसी आंदोलन में नजर नहीं आए। मैं गया था शाहीन बाग, मैंने बिल्किस दादी जो 90 साल की कई महीने तक शाहीन बाग में बैठी रही, उनको मैंने अपने सीने से लगाया। मैं गया था पटना के सब्जी बाग, मैं आया था अररिया के स्टेडियम में तेजस्वी यादव जी के साथ, मैं आया था किशनगंज रोहिधासा मैदान में, मैं आया था दरभंगा में, मैं आया था सहरसा में, मैं आया था सीवान में, मैं आया था गया के शांति बाग में, मैं गया था राजस्थान के टोक के मोती बाग में, मैं गया था जंतर मंतर पर। अरे मैं उस दिन भी मौजूद था जब उत्तर प्रदेश में 21 नौजवानों के सीनों पे सीधे गोलियां मारी गई, 21 लाशें बिछ गई। कोई सियासी जमात, कोई हमारी क़यादत की बात करने वाला झांकने नहीं आ रहा था। तब मैंने प्रियंका जी से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा दीदी जो हालात है कि और लोग मारे जाएंगे, उत्तर प्रदेश की हुकूमत नौजवानों को सीधे मारने के इरादे में है, आप निकलिए। और अगली सुबह मुझे फक्र है, मैं इसलिए यहां खड़ा हूं, मैं इसलिए कुर्बानी दे रहा हूं, मैं इसलिए अपना पसीना बहा रहा हूं कि अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो प्रियंका गांधी बिजनौर में उस अनस नाम के बच्चे की मां को सीने से लगाए हुए बैठी थी जिसे गोली से मारा गया। मेरे भाई, सियासत समझो, 1-2 विधायक जिताने से कुछ नहीं होता। हमारे यहां आजम खान जैसा सांसद बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के इल्जाम में जेल में बंद है। यह हुकूमत है, हुकूमत बदलो। हुकूमत कैसे बदलेगी? मेरे बुजुर्गों, मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना। एक 31-32 साल का लड़का आकर के आपको समझाने के लिए बात कह रहा है। हुकूमत कैसे बदलेगी वो सोचो। 2 विधायक क्या करेंगे? धरना दे देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, पुलिस लाठी मार के घर बैठा देगी। हम देख के आ रहे हैं इस बात को। एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश में पुलिस जहां चाहती थी पीट देती थी गोली। मैंने कहा ना, 21 लाशें उठाई है मैंने। ये कैसे रुकेगा? जेपी नड्डा खड़े होकर के सिलीगुड़ी में कहते हैं कोरोना की वजह से रुका है सीए का काम, जैसे कोरोना खत्म होगा फिर से शुरू होगा। ये रुकेगा कैसे? बिहार में कैसे रुकेगा? तब जब आपके हम ख्याल हुकूमत बनेगी। आपके लिए दिल में थोड़ा ही सही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपकी हुकूमत बन जाएगी, चारों तरफ आपका झंडा लहरा जाएगा, लेकिन आपके हम ख्याल हुकूमत बनेगी जो आपको भी साथ लेकर चलेगी। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न अकेले सिख का है, न ईसाई का है। ये मुल्क सबसे मिलकर के बनता है, जो सबको लेकर के चले, थोड़ा थोड़ा सबका एहतराम करे। वो कौन कर रहा है? वो तेजस्वी यादव कर रहा है। वो तेजस्वी यादव आपके बीच में आकर के गया। मैं आज आपसे बहुत लंबी चौड़ी कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। वो नौजवान जो हो सकता है पिछले 3-4 दिन से
उनको लग रहा हो कि अरे इमरान साहब ने तो क्या बोल दिया, इमरान साहब ने तो गलत कर दिया। मैं मेरे भाई आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं, क्रोनोलॉजी समझो। दरअसल एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव का उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर मेरा उड़ रहा है, और इन 2 हेलीकॉप्टरों का पीछा करने के लिए बिहार में मोदी जी ने 30 हेलीकॉप्टर उड़ा रखे हैं। मैंने तो मोदी जी से हर सभा में यह कहा है कि मोदी जी, ये जो 30 हेलीकॉप्टर आपने चुनाव के लिए उड़ा रखे हैं, अगर आपने यही 30 हेलीकॉप्टर बिहार के मजदूरों को लॉकडाउन में घर पहुंचाने के लिए उड़ाए होते तो कोई पैदल न चलने को मिलता। लेकिन साथ ही एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि जिन 30 हेलीकॉप्टरों के अलावा भी 2-3 हेलीकॉप्टर इस बिहार में उड़ रहे हैं, दरअसल उनमें तेल मोदी जी ही भरवा रहे हैं। ये ऐसी सच्चाई है जो आज आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आपको ये बात समझ में आती जाएगी। कहते हैं हुकूमत आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब जज्बात में आते हैं ना हजरत, तो कहते हैं हुकूमत होगी तो क्या हो जाएगा। यहां आकर के कह रहे हैं, मैंने सुना कि यहां पे यादव 14% है लेकिन उनके 56 एमएलए हैं, मुसलमान 18% है लेकिन उसके 23 एमएलए हैं। यही कह रहे हैं आजकल तकरीर में। सुनने में कान को बड़ा अच्छा लगता है, ये परसेंटेज वाला जो खेल है ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं पूछता हूं असद साहब कि आप जिस हैदराबाद में यानी कि जिस तेलंगाना से आते हैं, आपकी पार्टी 50 साल पुरानी है। मेरे एक सवाल का बड़ी मोहब्बत से जवाब दे दीजिए कि आज तक वहां पर आप 7 एमएलए के अलावा 8वां एमएलए क्यों नहीं जितवा पाए? पहले वहां हुकूमत बना लीजिए, पहले वहां आगे बढ़ जाइए, बिहार के लोगों को आगे बाद में समझाइएगा। और आप अगर ये कहते हैं कि यहाँ 14% यादव हैं और 56 एमएलए हैं और यहां पर 17% मुसलमान है और उसके सिर्फ 23 एमएलए हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि उसी तेलंगाना में 10% रेड्डी बिरादरी है। रेड्डी एक बिरादरी होती है, रेड्डी बिरादरी 10% है लेकिन उसके 36 एमएलए हैं और उसमें से 36 नहीं बल्कि 38% मिनिस्टर हैं। मुसलमान वहां पर 17-18% है लेकिन उसके सिर्फ 8 एमएलए हैं। आप जवाब दीजिए ना, क्यों है? आप वहां बढ़वाइए ना पहले, जहां आप मजबूत हैं, जहां आपके हाथ में सब कुछ है, जहां आप कहते हैं कि मेरा दोस्त केसीआर वहां पे मुख्यमंत्री है। यही कहते हैं ना कि मेरा दोस्त केसीआर वहां पर मुख्यमंत्री है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि असद साहब, अगर केसीआर आपका दोस्त है, तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर आपका दोस्त है, तो मेरे एक सवाल का मोहब्बत से जवाब दे दीजिए कि जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर के आप सीए का बिल फाड़ रहे थे, पूरे देश के मुसलमानों ने बड़ी ताली बजाई थी उस पर, अच्छा लगा था सबको। मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूं कि जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर के आप सीए का बिल फाड़ रहे थे, उसी पार्लियामेंट में आपके दोस्त केसीआर की पार्टी के जितने भी मेंबर आप पार्लियामेंट थे, वो उसी बिल पर भाजपा का साथ दे रहे थे। आपने रोका क्यों नहीं? वाह! यहां घूम घूम के कहते हैं कि कांग्रेस का एमएलए जीत जाएगा तो भाजपा में चला जाएगा, आरजेडी का एमएलए जीत जाएगा तो भाजपा में चला जाएगा। हां, गद्दार हर जगह होते हैं, 2-4 एमएलए चले भी जाएंगे तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये बिहार है, यहां नहीं जाएंगे। चले जा रहे हैं, कर्नाटक में बहुत पैसा दिया गया, मध्य प्रदेश में बहुत पैसा दिया गया, चले गए 2-4-10 गद्दार, निकल गए तो निकल गए। कांग्रेस उन गद्दारों के खिलाफ लड़ रही है, मजबूती के साथ खड़ी है। मैंने देखा है राहुल गांधी की आंखों में फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का जुनून। मैं उस दिन भी मौजूद था जब हाथरस की बिटिया से मिलने के लिए राहुल गांधी एक्सप्रेस वे पर पैदल चले जा रहे थे दिल्ली से और उनको पुलिस ने धक्का दिया, तो मैं मौजूद था। मैं मौजूद था तेजस्वी जी के साथ अररिया के स्टेडियम में। लालू यादव क्यों जेल में है? कभी सोचा आपने क्यों जेल में? छोटे छोटे इल्जाम, ये घोटाला, वो घोटाला। अरे यहां लाखों लाख करोड़ का घोटाला करके लोग इस देश की सरकारों में बैठे हुए हैं और लालू जी के ऊपर इल्जाम कितने का है? करोड़ रुपए का भी नहीं है। नहीं, लालू यादव जी उस इल्जाम में जेल में नहीं है। लालू यादव जी से बदला जानते हैं किस चीज का लिया जा रहा है? जब अडवाणी रथ लेकर के निकले थे, पूरे देश में कोई उनको रोक नहीं पा रहा था। लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू जी ने समस्तीपुर में अडवाणी के घोड़े की लगाम पकड़ के कहा था कि हुकूमत रहे या चली जाए, लेकिन नफरत फैलाने तुमको बिहार में नहीं दूंगा। लालू जेल में है। आप एहसान फरामोश कौम नहीं है, मैं जानता हूं। मैं आपके जमीर को जगाने आया। अपने जमीर की सुनिए। बस दो विधायक जिताने की पूरी लड़ाई है, ज्यादा से ज्यादा
3-4 सीट पे लड़ पा रहे हैं और 2 विधायक जिताने के लिए सारी ताकत झोंक दी। 2 विधायक सीमांचल का विकास कर लेगा। क्या विकास कर लेगा? अरे मेरे भाई, एक विधायक का कि जो पूरा उसका जो बजट होता है साल में, वो 1 या 2 करोड़ होगा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा। अरे 2 करोड़ रुपए में आधा किलोमीटर सड़क नहीं बनती है। सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए पैकेज चाहिए। मेरी तेजस्वी जी से बात हुई है, मैं तेज प्रताप की सभा में था उस दिन, तेजस्वी जी भी थे। मैंने कहा बताइए मुझे अब सीमांचल जाना है, आप सीमांचल के लिए क्या करेंगे? तो तेजस्वी जी ने मुझसे कहा कि इमरान भाई, हमने फैसला किया है कि हम सीमांचल विकास आयोग बनाने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा पैकेज देंगे। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि कोई धोखा मत खाइएगा, बिल्कुल कोई धोखा मत खाइएगा। तैयार रहिए, लालटेन को वोट दीजिए। महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की 1 सीट नहीं आने जा रही है, मायावती की 1 सीट नहीं आने जा रही है, 1-2 के लिए हजरत लड़ रहे हैं। सरकार कहां से बना लेंगे आप बताओ ना? मतलब कोई प्रैक्टिकल बात भी होती है, थोड़ा समझदारी वाली भी बात होती है। हम आए हैं हुकूमत बदलने, हम मोदी को हटाने आए हैं। अरे मोदी, जब से आपने मोदी को हटाने का बीड़ा उठाया, दिन प्रतिदिन मोदी और मजबूत होता चला जा रहा है आपकी तकरीरों की ही वजह से। मोदी को कौन हटा सकता है? मोदी को राहुल गांधी हटाएंगे। नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी को कौन हटा सकता है? तेजस्वी यादव हटाएंगे। तो समझदारी से वोट करिए। एक भी वोट अगर बंट गया, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, जो पोलियो ड्रॉप वाले नारा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से वोट करना है। हाजी सुभान साहब को जिताइए। अगर आपने इनको जिता दिया, बाकी आप किसी को जिताने के फिराक में रहेंगे तो वो बहुत होगा तो विधायक बन जाएगा। सीधे एक मंत्री आपके सामने खड़ा है, 10 तारीख को मंत्री बन जाएगा। और मंत्री बन जाए तो हनक में काम हो जाएगा यार, हनक में डेवलपमेंट हो जाएगा। धर्म होता है, मंत्री का एक धर्म होता है। अल्लाह ने चाहा तो ये मंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि एक बार इनको जिताइए। मैं आपके लिए बाहरी नहीं हूं, मेरा 22 में घर है। और अगर हाजी सुभान साहब काम नहीं करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। आना मेरे पास, मैं आता रहूंगा 22। आना मेरे पास और मेरा गिरबान पकड़ के कहना कि इमरान तुम्हारे कहने पे वोट दिया था, हाजी साहब मेरा काम नहीं कर रहे हैं। मैं इनका हाथ पकड़ लूंगा और इनसे कहूंगा कि आपको काम करना पड़ेगा। यहां आकर के बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़ा पर्ग लाया जा रहा है तालीम के लिए, बड़ी बड़ी बात। अरे जो अपने मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेशन लेते हैं एक एडमिशन का, वो यहां आकर के तालीम पर लेक्चर दे रहे हैं। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, और हाजी साहब मैं आपकी तरफ से ऐलान कर रहा हूं, मैं आज इसीलिए इस सभा में आया कि मुझे आपसे ये ऐलान करवाना है। कुछ करिएगा या ना करिएगा, लेकिन एक काम का मुझसे वादा करिए कि अगर आप यहां से फिर से विधायक बनते हैं, सरकार बनती है, मंत्री बनते हैं, तो आप कुछ और करें ना करें, लेकिन डगरवा के लिए एक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज आप बनाएंगे, इसका वादा करिए। वादा कर रहे हैं आप मुझसे? वादा कर रहे हैं? मुझसे किया गया वादा है। आप जिताइए, इंशाल्लाह उस डिग्री कॉलेज, उस इंटर कॉलेज की नींव रखने के लिए मैं आऊंगा, मैं अपने हाथ से इंशाल्लाह उसकी नींव रखूंगा। इमरान भाई, हम ITI कॉलेज डगरवाही में बनवा रहे हैं और आपका जो आदेश है उसका मैं सख्ती से पालन करूंगा इंशाल्लाह। देखिए उन्होंने लब्बैक कह दिया। आप मैं शेर पढ़ सकता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, लगाना जरा जोर के साथ, सुनना जरा जोर के साथ, कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधी